नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ और आत्मनिर्भर भारत के साथ। तो आज एक बार फिर से रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन 4 का ऐलान तो कर ही दिया है और साथ ही साथ कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा जो कि कुल जीडीपी का 10% हिस्सा है। इसे आर्थिक पैकेज के रूप में दिया जाएगा। गरीब, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग, मध्यम वर्ग को इससे मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने इस पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि 18 मई के पहले लॉकडाउन 4 पर फैसला राज्यों से विचार कर लिया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है और 20 लाख करोड़ का यह आर्थिक पैकेज है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि ये आर्थिक पैकेज भारत को अब आत्मनिर्भर बनाएगा और भारत की जो कुल जीडीपी है उसका ये 10% है। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि ये जो आर्थिक पैकेज है वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कुटीर और लघु उद्योग के लिए होगा। इससे उनको जरूर राहत होगी और मजदूर किसानों के लिए आर्थिक पैकेज के तौर पर इसे एक बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भारत को संबोधित किया है उसकी 5 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने पर आज उनका फोकस ज्यादा रहा। आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ उन्होंने बताए हैं। अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, हमारा सिस्टम और भारत के लिए आपदा अवसर लेकर आया है। उन्होंने इस डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी बताया है और इस बात का भी उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो लॉकडाउन पार्ट 4 होगा अब वो एक नए स्वरूप में लागू होगा। 5 स्तंभ के बारे में अगर बात करें तो पहला जो है उन्होंने अर्थव्यवस्था को बताया है, दूसरा उन्होंने बुनियादी ढांचे को बताया है, तीसरा स्तंभ उन्होंने अपने खुद के सिस्टम को बताया है और चौथा स्तंभ उन्होंने करार दिया है डेमोग्राफी को। और इसके साथ ही 5वें स्तंभ की उन्होंने बात की और इसका संदर्भ उन्होंने लिया है मांग से, यानी कि डिमांड से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाएगा ये जो पैकेज आज उन्होंने ऐलान किया है आर्थिक पैकेज का, और आर्थिक पैकेज से सभी सेक्टर का विकास होगा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और संकट के दौर में देश को आगे बढ़ाना लगातार जारी है, इसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। और लोकल प्रोडक्ट खरीदने पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकल प्रोडक्ट ही खरीदे और उन्हीं का इस्तेमाल करें। हम भारतीयों को लोकल के लिए वोकल बनना है, इसका भी उन्होंने एक बार फिर से जिक्र किया है। और बड़े से बड़े ब्रांड पहले लोकल थे, लेकिन अब अगर हम लोकल वस्तुओं को उपभोग करेंगे तो जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है वो भी एक ब्रांड बन जाएगा। इस बात का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो भी डगमगा गई है। ऐसे में आज जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उससे सभी सेक्टर का विकास होगा, इस बात की उम्मीद जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 18 मई से लॉकडाउन के नए पार्ट की शुरुआत होगी, नए रंग रूप का होगा ये लॉकडाउन 4। आपको बता दें 18 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी और लॉकडाउन पार्ट 4 इसे नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नए नियमों के साथ लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा, लेकिन कुछ छूट, कुछ रियायत जरूर दी जाएगी। 18 मई से पहले इसके बारे में तमाम राज्य जानकारी साझा करेंगे और 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज
2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो। शास्त्रों में कहा गया है एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। चलिए अब रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों की तरफ। कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों के मदद की पहल की है। सीएम ने सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की 2,26,362 महिलाओं के खातों में 44,60,77,000 रुपए की राशि भेजी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि एक तरफ कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है, संक्रमित मरीजों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करना है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर लोगों के जीवन को भी पटरी पर लाना है। वहीं सीएम ने राज्य में अगले लॉकडाउन की रूपरेखा को लेकर कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बना रहे, लेकिन उसका स्वरूप अलग हो। रात में कर्फ्यू जारी रहना चाहिए, ग्रीन जोन में सभी गतिविधियां चालू रहनी चाहिए, जबकि ऑरेंज जोन में संक्रमित क्षेत्र छोड़कर गतिविधियां चालू रहनी चाहिए और रेड जोन में संक्रमित क्षेत्र और बफर जोन छोड़कर गतिविधियां चल सकती हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से सुझाव मांगे हैं। लोग जिला प्रशासन के साथ सोशल साइट्स के जरिए सरकार तक अपना सुझाव भेज सकते हैं। सीएम का दावा है कि जनता के सुझाव के आधार पर जिलों में लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने यह फैसला मंत्रालय में मंत्रियों के साथ हुई बैठक में लिया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन को लेकर सीएम सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से भी चर्चा करेंगे और सुझाव मांगेंगे। विपक्षी दलों के प्रमुखों से पूछा जाएगा कि प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। बैठक में चर्चा के बाद सीएम ने कारखानों में 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम को लेकर मंजूरी दे दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब कारखानों में मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा सकेगा। हालांकि अतिरिक्त 4 घंटों के लिए मजदूरों को अतिरिक्त राशि भुगतान करना होगा। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने पीएम मोदी को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद तुगलक और हिटलर की तरह पीएम मोदी ने बिना सोचे समझे फैसला लिया, जिससे देश की 65% आबादी कोरोना के खतरे में आ गई। रावत ने कहा कि पीएम मोदी अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, कुछ भी फैसले ले लेते हैं। लॉकडाउन से पहले देश के 25 करोड़ मजदूर को उनके घर पहुंचाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना विदेशों से आया, अब शहर से होता हुआ गांव पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर रावत का कहना है कि कांग्रेस पूरी 24 सीट जीतेगी। अगर बीजेपी कांग्रेस के बागियों को टिकट देती है तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी। देश के मजदूर जबरदस्त रूप से परेशान हैं। ये सब क्यों हुआ? इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेवार होगा, और इसके लिए जिम्मेवार है मध्य प्रदेश के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मैं ये कहता हूँ कोरोना अपने देश में पैदा नहीं हुआ, कोरोना विदेश से आया
कोरोना को बुलाया गया। कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब भी चाहें वो चुनाव करा लें और हम 24 में से 24 सीट जीतने की उम्मीद रखते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 3,785 हो गए हैं। आज 201 नए प्रकरण सामने आए हैं और अब तक 225 लोगों की मौत हो चुकी है। 1860 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसी बीच भोपाल से 39 कोरोना मरीज ठीक होकर आज घर लौट आए हैं। उधर ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना से पहली मौत हुई है। 80 साल के बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 10 मई को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जब जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उज्जैन में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 264 हो गई है, जिसमें से 113 मरीज एक्टिव हैं। वहीं इंदौर में 81 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। सीधी जिले में पहला कोरोना मरीज मिला है, जबकि मुरैना में 3 नए मरीजों के साथ अब संख्या 26 हो गई है। खंडवा में 20 नए मरीज मिले हैं और अब जिले में कुल मरीजों की संख्या करीब 80 हो गई है। और जबलपुर में कोरोना के आज 4 और मरीज ठीक होकर घर गए हैं और इसके साथ कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर अब 47 हो गई है। जबलपुर में अब तक कोरोना से 140 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 7 मरीजों की मौत हुई है। नीमच में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। सीहोर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और पहले ही वहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, अब ये संख्या 4 हो गई है। खरगोन में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 90 के पार हो गई है। वहीं जिले में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं 52 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो भारत में 71,000 के पार हो गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। हालांकि 23,000 लोग ठीक भी हुए हैं और मौत का आंकड़ा 2310 तक जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी कुल जो एक्टिव केस है 1901 है और 3,986 अब तक मरीज सामने आए। 1860 लोग ठीक भी हुए। वहीं मौत का आंकड़ा 221 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में कुल 59 मरीज सामने आए हैं। 54 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस अब सिर्फ 5 है। अब भोपाल से ई पास जारी कराकर अन्य जिलों की यात्रा करने वाले यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल कलेक्टर ने इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को नागरिकों के मोबाइल में इस ऐप को चेक करने के निर्देश जारी किए हैं। इस ऐप के बिना यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे। कंटोनमेंट क्षेत्र में रह रहे निवासी, होम डिलीवरी संस्थानों में कार्यरत स्टाफ को भी ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल भोपाल के लिए आने वाले दिनों में रेल, बस और हवाई यात्रा शुरू हो सकती है। यात्रा के दौरान इस ऐप को चेक करके ही अनुमति और प्रवेश दी जाएगी। इंदौर में भी अब अर्बन क्लब की कई सुविधाएं लोगों को घर बैठे मिलेगी। इस पहल से लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीने से घरों में कैद लोगों को राहत मिल सकेगी। प्रशासन ने अर्बन क्लब को अनुमति दे दी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इनकी टीम निर्धारित दरों पर काम करेगी। लोग घरेलू उपकरण, एसी, फ्रिज, कूलर, माइक्रोवेव आदि के खराब होने पर आसानी से ठीक करा सकेंगे। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में फंसे रीवा, सतना के करीब 2,500 लोगों को स्पेशल ट्रेन से पहुंचाया जाएगा। इसके साथ अन्य जिलों के लोगों को भी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। पहले हम लोग कंफर्म ये कर रहे हैं कि वो मजदूर हैं कहाँ पर और मजदूरों के साथ अन्य लोगों के लिए भी है वो, तो उसका वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कहाँ पर हैं, क्या है, वो एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर ट्रेन का शेड्यूलिंग कराएंगे। अभी इसलिए ट्रेन की शेड्यूलिंग हम लोगों ने अभी भेजा नहीं लेटर कोई भी। पहले ये वेरीफाई करा रहे हैं कि कहाँ ट्रेन आएगी तो कहाँ से लोग हम ले जाएंगे। एक जगह इकट्ठा करके ट्रेन शेड्यूलिंग कराएंगे, 2-3 दिन लोग वहीं रहेंगे, फिर सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनें बैठाएंगे उनको।
मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आज से एफआईआर आपके द्वार सुविधा शुरू हो गई है। अब आम लोगों को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पुलिस खुद शिकायतकर्ता के घर पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में भोपाल और इंदौर में नई व्यवस्था के तहत काम शुरू किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत पलासिया और हतोद थाना क्षेत्र में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल हतोद थाना क्षेत्र में झंबूरी सरवर गांव के अर्जुन सिंह नामक युवक को क्षेत्र के ही लाखन सिंह और भगवान सिंह पर धमकाने और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को उन्होंने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके फरियादी को रिपोर्ट की कॉपी दी है। लाखन सिंह और भगवान सिंह ने मेरे यहाँ पे मारपीट, घर पे आके मारपीट की, जिसके बाद में फिर मैंने 100 नंबर डायल किया और 100 नंबर आई। घर पे आके मेरी रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट मेरे हाथ में दे के हाथों थाना से 100 नंबर डायल की और आई। अर्जुन सिंह निवासी ग्राम जमूड़ी सरवर के साथ हुई मारपीट एवं धमकी की सूचना डायल 100 पर प्राप्त हुई। मौके पर ही सहायक उप निरीक्षक नागेंद्र सिंह भदौरिया एवं अन्य स्टाफ ने पहुंचकर फरियादी के बताए अनुसार धारा 323, 294, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया एवं मौके पर ही फरियादी को एफआईआर की एक प्रति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के 28 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा साल 2013 के मामले में 31 आरोपी पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे। अदालत ने इस आधार पर जमानत दी है कि देश में महामारी का प्रकोप है और अपीलकर्ताओं को अधिकतम सजा 7 साल की है। वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड प्रदीप कुमार त्यागी को निचली अदालत से 10 साल की सजा होने पर जमानत नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 25 नर्सिंग कॉलेजों की याचिका पर फैसला सुनाया है, जिसमें सभी कॉलेजों पर 1-1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है। हर्जाने की 50% राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा करने के लिए और 50% राशि हाईकोर्ट स्थित डिस्पेंसरी के विकास में यूज किया जाएगा। इन कॉलेजों ने छात्रों की परीक्षा कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। दरअसल अंचल के 6 से अधिक कॉलेजों में जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी के कोर्स को मान्यता नहीं दी गई थी, फिर भी कॉलेजों ने छात्रों के प्रवेश कर लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज की याचिकाओं का 2 लाख के हर्जाने के साथ निराकरण किया था। हाई कोर्ट में 24 व 27 फरवरी को बहस हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से अब इन याचिकाओं पर फैसला सुना दिया गया है। खजुराहो में बमीठा थाना क्षेत्र के राजापुरवा गांव में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल 2 दिन पहले हुई बारिश के चलते तालाब लबालब भर गया था, जहां आज 4 बच्चे नहाने गए थे। काफी देर तक वापस नहीं आने पर बच्चों की तलाश की गई। जब परिजन तालाब के पास पहुंचे तो वहां मासूमों का शव पानी पर तैरता हुआ नजर आया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चारों बच्चों की उम्र 10 से 13 साल तक की बताई जा रही है। सभी अलग अलग परिवार के थे। पोखरण में करीबन 12 बजे के आसपास की बात है कि बच्चे नहाने गए हुए थे चारों, और वहां पर डूबने से उनकी मौत हो गई थी। 3 बजे के आसपास लगभग जानकारी मिली परिजनों को, तो उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और चारों बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और मर्ग कायम करके उसको पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। हम आपको मजदूरों से संबंधित 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें पहली तस्वीर कटंगी जिले की है, जहां पंजाब से हजारों मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है। उसमें से करीब 1100 यात्री आए हैं। स्टेशन पर सभी की जांच की गई और फिर बसों के जरिए उन्हें उनके गृह जिले भेजा गया। दूसरी तस्वीर बालाघाट की है, जहां बस से मजदूरों को पहुंचाया गया। ये सभी बेंगलुरु से जबलपुर तक ट्रेन से आए थे। जबलपुर से बस के जरिए इन्हें गृह जिले पहुंचाया गया है। तीसरी तस्वीर बड़वानी जिले की है, जहां बस फुल हो जाने पर मजदूरों को बस की छत पर बैठा लिया गया। घर पहुंचने के लिए मजदूरों ने भी मुसीबत भरा सफर करने से मना नहीं किया।
वहीं जिम्मेदारों ने कहा कि मजदूरों को समझाइश दे दी जाएगी। हालांकि छत पर बैठाने के बाद क्या समझाइश देंगे ये समझ से परे है। बढ़िया नीचे तक वहाँ पर पूरा बैठा जाइए, देखा फोटो खींचिए, वो बैठ जाओ। पुणे से प्रयागराज जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। श्रमिक की मौत होते ही पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके ट्रेन में हुई मौत की जानकारी प्रशासन को दी। लिहाजा सतना के मझगवा रेलवे स्टेशन में श्रमिक का शव उतारा गया। आपको बता दें, श्रमिक का नाम अखिलेश कुमार राणा बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नवाबगंज का रहने वाला है। श्रमिक के साथ उसके 2 अन्य साथी भी ट्रेन में मौजूद थे। ट्रेन से सबको पुलिस की मौजूदगी में उतारा गया। श्रमिक के साथी ने बताया कि पुणे में ट्रेन से चढ़ने में पहले ही उसके सीने में दर्द था और इसे सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी। मौत के कारणों का पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मझगवा जीआरपी पुलिस ने सतना में लाश का पोस्टमार्टम करवाया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना में लाखों कामगार फंसे हुए हैं। हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है। ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर पन्ना में देखने को मिली, जिसमें एक मां लकड़ी के लट्ठे पर झूला बनाकर उसमें अपने दिव्यांग बच्चे को रखकर सूरत से पन्ना पहुंची। पति साथ में नहीं है पर हौसले कम नहीं है। 2 छोटे बच्चों को लेकर सतना जिले के मझगवा जा रही है और रास्तों में लोगों से जो कुछ मिल रहा है वो उसी से काम चला रही है। मामले की सूचना मिलते ही पन्ना तहसीलदार ने मौके पर एम्बुलेंस भेजा और फिर उसे क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। यहां से वाहन से अब उसे उसके गृहग्राम भेजा जाएगा। तहसीलदार पन्ना से बात की तो उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है, तो उन्होंने गाड़ी भेजी है और ये गाड़ी भेजी है। उन्होंने बोली कि इसके साथ भेज दो, तो हमें यहाँ पे सत्ता में हमारी गाड़ी जाने वाली है और उन्होंने कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।